मदन और केशव दोनों दोस्त थे। दोनों एक साथ लकड़ी काटने का काम करने जाते। यार मदन, इतने दिनों से हम दोनों लकड़ी काटने आते हैं, लेकिन मेरे घर का खर्च अच्छे से नहीं चलता। हाँ यार, ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन और कर भी क्या सकते हैं। आखिर ये हमारा काम है, इसे करना तो पड़ेगा ही। मदन, मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम शहर चलते हैं, शायद वहाँ हमारे लायक कुछ काम ही मिल जाए। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन फिर हमारे गांव का काम। अरे मदन, हम हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रहे हैं, कुछ दिनों तक काम करके वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो कब चलोगे? हम शहर के लिए कल निकलेंगे, अभी हम घर चलते हैं। केशव और मदन दूसरे दिन शहर के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते मदन और केशव दोनों थक जाते हैं। केशव, मुझे नहीं लगता कि आज हम शहर पहुंच पाएंगे, और मैं तो चलते चलते थक गया हूं, तो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूं। क्यों, क्या कहते हो? हाँ मदन, थक तो मैं भी गया हूँ, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं। मदन और केशव वहीं पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। तभी केशव मदन से कहता है, यार मदन, मैं क्या सोच रहा था, अगर यह पेड़ जादुई होता तो कितना अच्छा होता। तो मैं इस पेड़ से बहुत सारा सोना, चांदी, हीरे, मोती सब मांगता, और फिर हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस बारे में तुम क्या कहते हो मदन? नहीं यार केशव, सब कुछ सोना चांदी मिलने से ही कुछ नहीं होता, मेहनत करने से ही जीवन का गुजारा होता है। तभी पेड़ से आवाज आती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तभी दूसरा पेड़ बोलता है, नहीं, तुम लोग इसकी बात मत सुनना। केशव और मदन दोनों यह सब देखकर हैरान हो जाते हैं। पेड़, तुम क्या बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। और मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें सोना, चांदी, हीरे ये सब कुछ दे सकता हूँ। नहीं, तुम लोग इस पेड़ की बात मत सुनो। ये पेड़ बुराई का पेड़ है और मैं एक अच्छाई का पेड़ हूँ। अब तुम दोनों सोचो कि तुम्हें किसकी बात माननी है। केशव, ये दूसरा पेड़ सही कह रहा है, हमें इस पेड़ की बात मान लेनी चाहिए। मदन, मैं एक जादुई अच्छाई का पेड़ हूँ, मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ। मदन, ये दूसरा पेड़ क्या कह रहा है, ये तो सिर्फ हमें फल दे सकता है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो इस पेड़ से सोना चांदी चाहिए। केशव, तुम्हें मुझसे सोना चांदी चाहिए? हाँ पेड़, मुझे चाहिए। तो फिर आओ और मेरे पेड़ का दरवाजा खोलो, और जितना मन हो उतना सब कुछ ले लो। यह सब देख मदन केशव से कहता है, केशव रुको, ये तुम क्या कर रहे हो? इतना लालच ठीक नहीं। हम इस दूसरे पेड़ की बात मान लेते हैं और फल लेकर अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। नहीं मदन, मुझे फल नहीं चाहिए। अगर मुझे फल ही लेने होते तो मैं काम के लिए शहर क्यों जाता? तुम्हें फल चाहिए तो तुम ले लो। केशव पेड़ से सोना चांदी लेने के लिए पेड़ के अंदर जाता है। अरे वाह, मजा आ गया, मैं तो माला माल हो गया। अब मैं भी अमीर हो जाऊंगा और अब मुझे कोई काम करने की जरूरत नहीं। इतना कहकर केशव खुशी से अपने घर जाने लगता है। मदन के बार बार कहने पर भी केशव मदन की बात नहीं मानता, और दूसरा पेड़ मदन से कहता है, मदन, तुम मुझे एक अच्छे व्यक्ति लगते हो, क्या तुम्हें मेरे पेड़ से फल चाहिए? हाँ पेड़, मुझे तुम्हारे पेड़ के फल चाहिए। मदन, तुम चाहते तो उस दूसरे पेड़ की बात मानकर उससे सोना चांदी मांग सकते थे, लेकिन तुम्हें मेरे फल ही चाहिए। मदन, आओ, मेरे पेड़ का दरवाज़ा खोलो और उसमें से सारे फल ले लो। और हाँ, इसमें से एक सेब तुम अपने घर के बाहर लगा देना। फिर यह पेड़ जब बड़ा हो जाएगा तब तुम्हें इससे बहुत सारे सेब मिलेंगे
और तुम उन फलों से अपना व्यापार शुरू कर सकते हो। मदन यह सब सुनकर बहुत खुश होता है और पेड़ को धन्यवाद करता है। पेड़, तुम सच में एक अच्छाई का पेड़ ही हो, सबके साथ अच्छा करने का सोचते हो। जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मदन सेबों को लेकर अपने घर जाता है और एक सेब अपने घर के बाहर लगाता है। धीरे धीरे वह पेड़ बड़ा हो जाता है और मदन सेबों को बाजार में बेचने जाता और मदन के सारे सेब बिक जाते। धीरे धीरे मदन सेबों का व्यापारी बन जाता है। अब मदन बहुत अमीर हो जाता है। एक दिन मदन अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी उसे वहीं पर केशव दिखाई पड़ता है जो बहुत ही भूखा होता है। अरे ये तो केशव है, लेकिन ये इस हालत में और यहाँ। मदन केशव के पास जाता है। केशव, तुम यहाँ, और ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है? केशव मदन को देखता है और वह अपनी बीती बात मदन से कहता है। मदन, क्या बताऊं तुम्हें, मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर बहुत बड़ी गलती की है। केशव, मैंने तो तुम्हें उसकी बात मानने से बहुत रोका, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। देखो, मैंने उस जादुई अच्छाई पेड़ की बात मानी और आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन तुम बताओ कि हुआ क्या? मदन, उस दिन जब मैंने उस पेड़ से सारे सोने की चीजें ली, फिर उसके बाद मैं अपने घर आ गया और कुछ दिनों तक मैं बहुत खुश रहा। मैंने उस सोने चांदी से बहुत अमीरों वाली जिंदगी जी। फिर एक दिन मेरे घर के पास जमींदार के घर से चोरी हो गई और उसने पूरे गांव में सबके घरों में देखना शुरू कर दिया और उसे मेरे घर में जो सोना चांदी मिला उसने वो सब अपना समझकर मुझसे वो सब छीन लिया और मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। मैंने उस बुराई के पेड़ की बात मानकर अपनी जिंदगी की बर्बादी खुद ही कर ली। नहीं केशव, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब तुम मेरी बात मानो। हाँ मदन, अब तुम जो कहोगे मैं वो ही करूँगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो और ईमानदारी से अच्छे कामों में अपना मन लगाओ। फिर देखो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। पठानपुर कहकर एक गांव में उमाकांत नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी पल्लवी और छोटे बेटे अभीर के साथ रहा करता था। उमाकांत गांव की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी किया करता और अपने बीवी और अपने बेटे का पेट पालता। आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है, प्यास के मारे गला सूख गया है पूरा। लेकिन अगर ब्रेक लेकर पानी पीने गया तो मालिक साहब 1 मिनट का हिसाब काटेंगे। जाने दो, काम ही करता हूँ। अब हम मजदूर कर भी क्या सकते हैं, यही तो हमारी जिंदगी है भाई। बेचारा उमाकांत इतनी तपती धूप में भी काम किया करता। दिन पर दिन गर्मी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन चाहे कुछ भी हो उमाकांत परिश्रम करता ही रहता और वो ओवर टाइम काम करके एक्स्ट्रा पैसे भी कमाता। अभीर के पापा, आपकी तबीयत तो देखिए कैसी होती जा रही है दिन पर दिन। आप ओवर टाइम क्यों करते हैं? एक तो गर्मी इतनी बढ़ रही है, पैसे जुटाने के चक्कर में अपनी तबीयत पर ध्यान देना भूल रहे हो आप। अरे भाग्यवान, हमारा अभीर अब समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना लिखाना है, मेरी इच्छा है ये। उमाकांत अभीर को किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने देता। वो उससे जो कहता वो उसे सब ला कर देता। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट पर उमाकांत के हाथ पर बहुत गहरी चोट लग जाती है, जिसके कारण वो अपने हाथ से बिल्कुल भी कोई मूवमेंट नहीं कर पाता। हाथ बहुत बुरी तरह फ्रैक्चर हुआ है, इंटरनल मेजर इंजरीज भी आई हुई हैं। आपको पूरे 1 महीने तक प्लास्टर लगाना होगा और इस हाथ से कोई भी हलचल नहीं करनी होगी, वरना आप ही को परेशानी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं तो एक मजदूर हूँ। अगर मैंने काम नहीं किया तो फिर मेरा बेटा और बीवी कैसे रहेंगे? 1 महीने का कितना बड़ा नुकसान होगा। माफ कीजिए उमाकांत जी,
लेकिन अब हम कोई जादुई छड़ी तो नहीं ला सकते ना, जिससे कि आपके हाथ को मैं छू मंतर करके फौरन ठीक कर दूं। उमाकांत को ना चाहते हुए भी घर पर ही रहना पड़ता है। पल्लवी उसका बहुत ख्याल रखती है। जब उमाकांत घर पर होता है तभी घर का मालिक चौहान आता है और गुस्से से चिल्लाता है। अरे बेशरम मूर्ख आदमी, 2 महीने से तूने घर का किराया नहीं चुकाया है, कब चुकाएगा? बस बहुत हो गया तेरा नाटक। 2 दिन बोलकर 2 महीने निकाल दिए। ऐसा मत कहिए चौहान साहब, थोड़ा और रुक जाइए। ये देखिए, मेरा हाथ फ्रैक्चर्ड हो गया है। आपकी आंखों के सामने ही सारी सच्चाई है। मैं झूठा नाटक या दिखावा थोड़ी ना कर रहा हूँ। हाँ चौहान भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, हमारा छोटा बेटा है, उसे लेकर हम कहाँ जाएंगे? गांव में तो हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है, ऊपर से भयंकर गर्मी। मुझे अब कुछ नहीं सुनना। अब तुम दोनों अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। बस बहुत हुआ, मैं और सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई नया रहने आ जाएगा इस मकान में। क्रूर चौहान पल्लवी, उमाकांत और अभीर को घर से बाहर निकाल देता है और उस घर को ताला लगा देता है। इतनी तपती और झुलसती गर्मी में तीनों के बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। माँ, पापा, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। हाँ अभीर बेटा, 1 मिनट। अभीर के पापा, पानी कहाँ से लाएं अभी? वो रहा, वहाँ पर एक कुआं है, उसमें अक्सर ठंडा पानी होता है, चलो देखते हैं। लेकिन जब उमाकांत कुएं को नजदीक से देखता है तभी कुआं पूरा सूखा होता है। तीनों अब यहाँ से वहाँ भटकने लगते हैं। ऐसा लग रहा है मानो जैसे हम किसी रेगिस्तान में घूम रहे हैं। कुछ देर आगे चलने के बाद अभीर बेहोश हो जाता है। अपने बेटे को बेहोशी की हालत में देख उमाकांत और पल्लवी घबरा जाते हैं और उसे तुरंत गांव के अस्पताल में ले जाते हैं। जी, आपके बेटे ने पिछले 24 घंटे से ना ही कुछ खाया है और ना ही पिया है, और इसलिए पेट पूरा खाली होने के कारण उसे चक्कर आ गया। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभीर के खाने पीने पर अच्छे से ध्यान दूंगा। उमाकांत अभीर और पल्लवी के साथ मंदिर में रहने लगता है, क्योंकि उनके पास न रहने का कोई ठिकाना होता है और न ही खाने पीने का। अभीर के पापा, सुना है इस मंदिर में रोज गरीबों को प्रसाद बांटते हैं, पूरी, सब्जी, खीर, हलवा। तो आप एक काम कीजिए, आज अभीर के लिए वहीं से खाना लाइए। हाँ पल्लवी, तुम एकदम सही कह रही हो। हम दोनों भूखे रह लेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमारा अभीर भूखा पेट नहीं सोएगा। उमाकांत गरीबों को मिलने वाले प्रसाद की 2 थालियां उठाकर अभीर और पल्लवी को देता है। पल्लवी, ये लो, तुम और अभीर खा लो। जी नहीं अभीर के पापा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खाएंगे तो हम दोनों साथ ही में खाएंगे। आइए और आकर खाइए। मैं जानती हूँ आपको भी बहुत भूख लगी होगी। एक दिन जब अभीर का जन्मदिन होता है तभी उमाकांत और पल्लवी अभीर से भी ज्यादा उदास होते हैं। देखो ना पल्लवी, कैसे दिन आ गए हैं। आज अभीर का जन्मदिन है और हमारे तो रहने का भी ठिकाना नहीं है। सच में मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया पल्लवी। आप इस सब का दोष अपने पर मत डालिए। आप जानबूझकर नहीं कर रहे हो ये सब। हालात ही ऐसे पैदा हो रहे हैं जिसमें आपका भी कोई कसूर नहीं है। पता नहीं ये मेरा फ्रैक्चर्ड हाथ कब ठीक होगा। तीनों शाम के वक्त नदी किनारे बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर नाव में सवार होकर एक बूढ़ा आदमी आता है और अभीर को एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स देकर जाता है। उस गिफ्ट बॉक्स में से एक कूलर निकलता है जो कि एक जादुई कूलर होता है। हैप्पी बर्थडे अभीर, मैं हूँ जादुई कूलर, और जो तुम मुझसे मांगना चाहोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। चाहो तो आजमा कर देख लो। मुझे ढेर सारे चॉकलेट्स चाहिए और एक सुंदर सा केक, और हाँ, मेरे पापा का हाथ ठीक कर दो।
जादुई कूलर से ठंडी हवा निकलती है और वहाँ पर एक चॉकलेट्स और केक्स का पैकेट होता है और उमाकांत का हाथ भी ठीक हो जाता है। अरे ये क्या, मेरा हाथ ठीक हो गया, लेकिन ये चमत्कार कैसे? जैसे ही वो तीनों उस नाव में सवार बूढ़े आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ते हैं, तभी वो आदमी उस नाव में से गायब होता है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान जी थे, जो इंसान के रूप में तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। तीनों ये जानकर भौचक्के रह जाते हैं। इस तरह जादुई कूलर के उनके जीवन में आने से खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं और वो एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं।